एक जवान खूबसूरत काबिल लड़की जिसका नाम है तमन्ना, जो कम ही उम्र में एक बड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी थी। इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने की वजह से वो कंपनी के लोगों के लिए एक रोल मॉडल थी। उसके अंडर कई सारे एम्प्लॉयज भी काम करते थे। कम उम्र में इतनी अच्छी पोस्ट हासिल होने के कारण ऑफिस के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते। अभी तक सिर्फ काम पर ध्यान देने की वजह से उसकी जिंदगी में कोई लड़का नहीं आया था, लेकिन एक रोज जब वो अपने केबिन में काम कर रही होती है, तभी समर नाम का एक हैंडसम सा एम्प्लॉय उसके केबिन में आता है, जिसे देखते ही तमन्ना की नजरें उस पर ठहर जाती है। चलिए देखिए ये हुआ क्या है। गुड मॉर्निंग मिस तमन्ना। मैं समर। 2 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है, तो आज से मैं असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आपको रिपोर्ट किया करूँगा। नाइस टू मीट यू। मुझे आपका एक बहुत बड़ा राज पता चल गया है मिस्टर समर। आपको पता है आप बहुत हैंडसम दिखते हैं। जी मतलब? कोई मतलब नहीं, बस यूं ही कह दिया। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, मजाक था भाई। वेलकम टू द कंपनी। ये कल की मीटिंग्स की कुछ फाइल्स हैं, इन्हें शुक्ला जी के साथ बैठकर डिस्कस कर लेना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेना। गुड लक। जी बिल्कुल। वैसे बॉस, आपका भी एक राज मुझे पता है। क्या आपको पता है आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल किसी गहरे समंदर की तरह। ऑर्गेनिक फ्लर्ट। हाँ मतलब अब आप अपनी बॉस से फ्लर्ट करेंगे मिस्टर समर? बिल्कुल भी नहीं बॉस, मैं तो आपको बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। वो मैं ये फाइल्स लेकर जाता हूँ। सी यू सून। और इस शरारत भरी मीटिंग के साथ ही पहली बार तमन्ना के दिल में मानो जैसे कुछ हुआ था। खैर, समन झट से फाइल उठाकर वहाँ से चला जाता है। तमन्ना उसे देखती रह जाती है और उसके जाते ही अपने दिल का हाल समझती है और दिल पर हाथ रखकर तमन्ना कहती है, What's wrong with me? मैं उसे ऐसे क्यों देख रही थी? शायद वो मुझे अच्छा लगा इसलिए। ओहो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? कितना काम पड़ा है, इन बातों के लिए वक्त नहीं है। तमन्ना, फोकस इन योर वर्क। अब दिल तो फिसल कर गिर चुका था समर की झोली में, लेकिन खुद को समझाकर तमन्ना अपने काम काज में लग जाती है। अब जरा आप समर के बारे में भी जान लीजिए। समर एक खुश मिजाज और लोगों के बीच जल्दी घुल मिलने वाला इंसान था, लेकिन उसकी लाइफ बड़ी प्राइवेट थी। अब एक रोज मीटिंग में उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन देखकर तमन्ना उसकी बहुत तारीफ करती है, साथ ही उसे हैंडशेक भी करती है। मीटिंग के बाद समर का दोस्त ऋषभ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ओहो राजा जी, कहाँ चले? अरे रुको रुको, एक बात बताओ, बॉस तुम्हारी तारीफ इतनी क्यों करती है? आखिर तुम में ऐसा है क्या? लप्पू से तो तुम दिखते हो। अगर ऐसी तारीफ ना मेरी की जाए ना तो अच्छा भी लगेगा और मुझे बहुत खुशी भी होगी। वैसे अगर मेरी तारीफ हो जाए ना, आहा हा हा, मजा आ जाए। हाँ तो तारीफ के लिए पहले मेहनत तो करो खोचू। वैसे जब बॉस ने मुझसे हाथ मिलाया ना, कसम से एक करंट सा लग गया। ऐसा लगा जैसे उंगलियों में कोई जादू हो। ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरे हाथ बॉस के हाथ में है। ओ भाई रुक जा, थम जा। अबे इतना ज्यादा मत कर, अभी हाथ करंट मार रहा है, अगली बार पता नहीं क्या क्या मारेगी वो तुझे, समझा क्या? अरे बहुत पहुंची हुई चीज है वो। ऋषभ इतना बोल ही रहा था कि अचानक से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इतना बोलकर वो अचानक से चुप हो जाता है, क्योंकि उसे सामने से तमन्ना आती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन इस बात से अनजान समर अपनी ही बातें कहने में मग्न था। ओ बॉस पहुंची हुई चीज है तो क्या हुआ, तेरा भाई भी कुछ कम नहीं है। और फिर देख, प्यार तो प्यार होता है ना, वो तो किसी से भी हो सकता है। और ऋषभ सच कहूँ ना तो मुझे बॉस बहुत सुलझी और समझदार लगती है और बहुत काबिल भी है, तभी इतनी सी उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है। वो अलग बात है कि जब वो बिगड़ती है तो सबकी खटिया खड़ी कर देती है, लेकिन उनके जैसी मेरी जिंदगी में आ जाए ना तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी यार। बस एक बार उससे मेरी शादी हो जाए। भाई भाई चुप हो जा, भाई चुप हो जा। हाँ शांत हो जा मेरे मुन्ना, शांत हो जा। ये कोई समय नहीं ऐसी बात करने का। ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है? हाँ वो हम तो मेहता साहब के प्रोजेक्ट पे डिस्कस करने वाले थे। देख देख देख, अबे भाई देख कितनी करेक्शन है। हाँ इसे ना दोबारा बनाएंगे हम लोग मिलके। हाँ सही हो जाएगा, लेकिन अभी शांत हो जा। हाँ अरे तू ऐसे क्यों डर रहा है? मेरे पीछे जैसे बॉस खड़ी हो
और तुझे घूर रही हो एकदम उल्लुओं की तरह, और तू मेंढक की तरह डर के मारे ट्र ट्र कर रहा है। अरे भगवान के लिए मेरे बाप, चुप हो जा। अबे तुझे मेरी बात ऐसी लग रही है जैसे मैं टर टर कर रहा हूँ, लेकिन जैसे पीछे देखेगा ना तो खुद करेगा ऐसा। अरे मेरे माँ बाप ने बोला है हमेशा आगे देखने का, ना कि पीछे। और तू ऐसे डर क्यों रहा है? मेरे पीछे कोई चुड़ैल है क्या? इधर ऋषभ समर को हिंट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। और उधर समर के कंधे पर तमन्ना हाथ रखते हुए बोलती है, नो मिस्टर समर, चुड़ैल नहीं, मिस चौहान खड़ी है। मेरे कैबिन में आइए राइट नाउ। बॉस आप साले पता है क्यों नहीं? अरे तब से इशारे भी कर रहा था और कह भी रहा था कि भाई चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। कहा मैं चाहता था बॉस तारीफ करे मेरी भी, लगता है गाली सुनने को मिलेगी। लेकिन देख भाई, अगर वो कुछ पूछे ना तो मेरा मत लियो। हाँ, अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं बोल दूंगा मैं तुझे नहीं जानता। मिस्टर समर। यस बॉस, आया बॉस। समर धीरे धीरे तमन्ना के कैबिन में पहुंचता है तो तमन्ना का गुस्सा देखकर उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। वो कुछ नहीं कह पाता। केबिन के बाहर खड़ा ऋषभ दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद अचानक से दरवाजा खुलता है और दरवाजे से लगे होने के कारण ऋषभ भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। समर उससे बिना कोई बात किए ही फट से अपने केबिन में चला जाता है। अब कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। समय बीतता है और दिन आता है समर संग तमन्ना की शादी का, जो एक बहुत ही बड़े मैरिज हॉल में होती है। दोनों वहाँ पर शादी के जोड़े में खड़े होते हैं और ऑफिस के सभी कलीग्स उन्हें बधाइयाँ दे रहे होते हैं। सभी के हाथ में लिफाफा था। ऐसे में ऋषभ भी लिफाफा लेकर स्टेज पर आता है और समर को पकड़ाते हुए कहता है, क्या बात है भाई, तूने बॉस से शादी कर ली? वो ये हो कैसे गया? साइड में आइयो जरा, बताइए जरा डिटेल में। हाँ, ये जगह ठीक है, अब बता आखिर ये हुआ कैसे? मुझे तो उस दिन लगा कि बॉस तुझे मारेगी, पीटेगी, कूटेगी, लेकिन उन्होंने तो शादी कर ली तुझसे। ऐसा हो कैसे गया? पूछ मत, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मस्त दिन था। उस दिन कुछ और भी मांग लेता तो यूनिवर्स मुझे वो भी दे देता। जैसे ही मैं कैबिन में गया, बॉस मेरी तरफ गुस्से में आई। मुझे लगा अब जोर का चांटा मेरे गाल पर आने ही वाला है कि तभी उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, दिल दिमाग पर चढ़ गई हो तुम मेरी। ये समंदर जैसी आंखें बस अब तुम्हें ही ऐसे देखना चाहती हैं। तुम नहीं दिखते तो सिर्फ तुम्हें ढूंढती हैं। सच कहूँ तो पसंद करने लगी हूँ तुम्हें। क्या तुम शादी करोगे मुझसे? बॉस ये शादी मैं आपसे कैसे? छोड़ो ना समर, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। इस वक्त एक बॉस नहीं बल्कि एक लड़की जो एक लड़के को पसंद करती है, उससे अपने दिल की बातें कह रही है। उसे बता रही है कि वो उसे कितना चाहने लगी है। हाँ, मैं भी तो पसंद करता हूँ, पर मैं कहूँ कैसे तुम्हें? बस जब मेरे मन की हो रही थी तो मैंने भी बॉस को गले लगा लिया। अबे घोचू, बॉस बॉस क्या होता है? हाँ, बॉस बॉस क्या होता है? मैं पत्नी है, बाबू बोल, सोना बोल, नाम ले, क्या बॉस बॉस लगा रखा है? मेरे पापा सही कहते हैं, तुम जैसों के लिए भिखारी के हाथ में ना सोने का लोटा दे दो ना, तब भी वो भीख मांगता है, जो कि तू कर रहा है। हट घोचू गई का। इस तरह समर की बॉस ही उसकी बीवी बन जाती है। लेकिन कैसे समर की जिंदगी में कुछ बदलने वाला था? क्या ऑफिस में सब उसे भी बॉस समझने लगे थे? आइए देखते हैं। एक रोज जब तमन्ना केबिन में अपने बीए से बात कर रही थी, तभी समर वहाँ पर अचानक से आकर कहता है, ये फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है, तुम चेक कर लो एक बार। सर आइए ना, आप आइए। मैम मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्यों? मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा। ओ मिस्टर समर, बिना नॉक किए आप कैबिन में कैसे घुसे चले आ रहे हैं? और क्यों? क्या आपने आने से पहले परमिशन ली? वो मैंने सोचा तुम अकेली होगी तो। तुम मिस्टर समर, माना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, पर हम ऑफिस में हैं, घर पर नहीं। और मिस रिया, आप दोनों की एक अच्छी पोस्ट है, तो आप मिस्टर समर को वैसे ही बुलाइए जैसे आप अब तक बुलाती आई हैं। इट्स दैट क्लियर? यस यस मैम, सॉरी। यस बॉस। और ये था वो धमाका जिसकी कल्पना खुद समर ने भी नहीं की थी। तमन्ना की बीए तो वहाँ से चली जाती है और गॉसिप के मजे लेते हुए अब वो केबिन में हुई सारी बातों की चुगली पूरे स्टाफ में कर देती है। तभी उसका दोस्त ऋषभ उस बीए से बात करते हुए कहता है, बताओ, हमारा दोस्त, हाँ,
बड़ा आया था बॉस से शादी करके बॉस बनने वाला। बेचारे की हालत कुत्ते जैसी हो गई। अब ना घर का रहा ना घाट का। बेचारा, बड़ा तरस आता इस पर। सोचा था बेचारी की जिंदगी बहुत अच्छी होगी, बॉस का पति बनाए, मतलब सब कुछ मिलेगा, सारी सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। यहाँ घर पे बीवी सुनाती होगी और यहाँ ऑफिस के अंदर भी बहुत ज्यादा सुनाती है। बेचारा मुझे तो हंसी आ रही इस पे, लेकिन क्या करूँ, दोस्त है ना, हंस भी नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सर की तो बैंड बज रही है। जैसे तैसे आज समर का दिन कट जाता है और उसे शाम घर आने पर समर सोफे पर आराम से पसर जाता है और तमन्ना कहती है, फैल तो ऐसे गए हो जैसे ऑफिस से नहीं पहाड़ तोड़ कर आ रहे हो, सीधे बैठो ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी घर में तो बॉस मत बनो। अरे ताने क्यों दे रहे हो? ओहो, ताने तो तुम मुझे दे रही थी अपने उस पीए के सामने। पता है पूरा स्टाफ क्या कह रहा होगा? बताओ, पति की इज्जत नहीं है ऑफिस में। अरे तुम्हें क्या लेना देना उसकी बातों से? और तुम भी तो ऑफिस में मुझे तुम कहकर बात कर रहे थे। देखो जी, मैं नहीं चाहती ऑफिस में लोगों के दिमाग में ये बात आए कि तुम मेरे पति हो तो मैं तुम पर सख्ती नहीं रखूंगी। मेरे लिए ऑफिस में तुम बाकी एम्प्लॉइज जैसे ही हो। वहाँ तुम्हें पति होने के कारण कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली, और यही कंपनी के लिए अच्छा है। रूल्स आर रूल्स। यार ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि बॉस को बीवी बनाकर गलती हो गई मेरे से? अच्छा छोड़ो वो सब, मैं तुम्हारे लिए ना आज रात को बहुत बढ़िया सा खाना बनाऊंगी। इतना कहकर वो कमरे में चली जाती है। रात को तमन्ना का बनाया खाना कुछ ज्यादा ही खाने की वजह से अगले दिन समर का पेट खराब हो जाता है। तमन्ना ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है और तभी बाथरूम से अपना पेट पकड़े समर आता है। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अरे यार मेरा पेट खराब है, सुबह से 10 बार जा चुका हूँ मैं नहीं जा रहा कहीं। अरे तुम जानते हो ना, बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी लेने पर एक दिन की सैलरी कट होती है। आई एम नॉट गोना चेंज माई रूल्स फॉर एवरीवन। छुट्टी लेने से पहले एचआर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। क्यों कटेगी? अरे मेरा पेट जो खराब हुआ है ना, वो तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर हुआ है। और इतना जालिम कौन होता है? क्या मुसीबत है? मन से खाना बनाया था मैंने, पर ठूस ठूस कर तो तुमने खाया था ना। स्वादिष्ट खाना देखते नहीं हो कि कढ़ाई में कूद पड़ते हो। और ठूसो ना बैठकर। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब उठो जल्दी से चुपचाप। हे भगवान, यहाँ पेट की बैंड बजी पड़ी है, रह रहकर भुचाल आ रहा है। रहम करो मुझ पर, अब तो छोड़ दो। देखो, एक पत्नी तो रहम कर लेगी, लेकिन बॉस रहम नहीं कर सकती ना। और फिर बॉस का पति ऐसे कंपनी के रूल्स तोड़ेगा तो बाकी एम्प्लॉइज तो कंप्लेंट्स करेंगे ना, इसलिए सैलरी तो कट होगी। हाँ, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, यहाँ जिंदगी तो कट नहीं रही है सही से, और इस बीवी कम बॉस को सैलरी काटने की पड़ी है। हे भगवान, सोचा था बॉस बीवी बनेगी तो मजे होंगे, ठाठ होगी। ये नहीं पता था कि इस तरह वाट भी लगेगी। हाय मेरा पेट भगो रे। अब समर बेचारा पेट पकड़े बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन उससे अब अपनी बेबसी पर तरस आता है। समर अब उस ऑफिस के साथ और अपनी बीवी के साथ कुछ ज्यादा ही बंध चुका था, इसलिए वो नौकरी छोड़ने का प्लान बनाता है। और अगले दिन ऑफिस में, मे आई कम इन बॉस? यस प्लीज, काम बताओ, क्या बात है? कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ बॉस, मैं ये नौकरी अब छोड़ना चाहता हूँ। ये मेरा रिजाइन लेटर है। लेकिन क्यों? ये नौकरी छोड़कर तुम क्या करोगे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो एचआर डिपार्टमेंट में बात कर लो। नहीं, अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता। मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, भले ही छोटा हो, लेकिन अब मैं आपका एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता। अब मैं अपने बिजनेस का खुद मालिक बनूंगा। और ये कहकर समर केबिन से बाहर आता है और राहत की सांस लेता है। अब उसकी बीवी उसकी बॉस नहीं थी। वहाँ से निकलकर समर घर आता है और अपने बिजनेस की तैयारियों में लग जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो एक छोटा सा ऑफिस लेकर अपना खुद का काम भी शुरू कर देता है और बन जाता है अपनी कंपनी का बॉस। पूनम आराम से सो रही होती है, तभी दबे पांव पूनम की सास उमा उसके कमरे में आती है और दराज में रखे पैसों से भरी गुल्लक उठाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन पूनम साड़ी लेने के लिए दुकान पर जाती है और दुकान वाले भैया से कहती है, भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। मैडम जी, साड़ी दिखाना ही तो मेरा काम है। आप 2 मिनट रुकिए,
मैं अभी आपको ऐसी साड़ी दिखाता हूँ जिसे देखकर आपका भी मन यही कहेगा, ये साड़ी तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। दुकान वाला एक साड़ी लाता है और पूनम को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए मैडम, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। भैया ठीक तो है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, कोई अच्छी दिखाओ ना। भैया वो देखो, वो अच्छी लग रही है, एक बार जरा वो दिखाना। मैडम जी वो जरा महंगी है। भैया दिखाओ तो सही, देखने के बाद ही तो लेने का सोचूंगी ना। पूनम के कहने पर दुकान वाला उसे वो साड़ी दिखाता है और वो साड़ी पूनम को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भैया ये कितनी प्यारी साड़ी है, कितने की है? मैडम 10,000 की है ये साड़ी। 10,000? भैया 10,000 की साड़ी कौन पहनता है? ये अरे ये तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, लोग तो लाखों की साड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन आपको तो ये पसंद आ गई ना, तो चलिए मैं इसे पैक कर देता हूँ। नहीं नहीं भैया, इसे पैक क्यों करना? अरे मैं तो बस 500-600 की साड़ी लेने आई थी, इतनी महंगी साड़ी लेने लायक तो पैसे ही नहीं है। रहने दीजिए भैया, कोई बात नहीं। जब लेना ही नहीं होता तो बोलती ही क्यों हो? औकात होती नहीं है साड़ी लेने की और चले आते हैं मुंह उठाकर। अपनी हैसियत देके दुकान में जाया करो। भैया आप ये कैसे बोल रहे हो? मैंने बस एक साड़ी देखने को ही तो मांगी थी। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये साड़ी क्यों नहीं लेती? अब क्या देखने के भी पैसे लोगे आप? जब आपको कुछ लेना ही नहीं था तो आपने मेरा टाइम क्यों खराब किया? आपको पता है आपकी वजह से मेरा कितना समय खराब हुआ है? आपके पूरे खानदान ने भी कभी इतनी महंगी साड़ी देखी है? आप जाइए यहाँ से और मेरा और दिमाग खराब मत कीजिए। पूनम को उस दुकान वाले की बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं और वो मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाती है। पूनम को ऐसे उदास देखकर पूनम का पति दीपक और सास उमा आते हैं और उमा कहती है, बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तू कुछ उदास सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? माँ जी मैं एक दुकान पर गई थी जहाँ मैंने एक बहुत अच्छी साड़ी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा ही महंगी थी और दुकान वाले ने मुझे जलील करके भगा दिया। कितनी महंगी थी जो दुकानदार ने तुम्हें दुकान से निकाल दिया? 10,000 की थी। माँ जी दीपक जी आप मुझे वो साड़ी दिला दो ना, मेरा बहुत मन है वो साड़ी पहनने का। कुछ महीने बाद मेरा जन्मदिन भी आएगा, मैं तब वो साड़ी पहनना चाहती हूँ। बहू क्या मांग रही है, तुझे पता है ना? अरे हम अपने घर का पूरा सामान भी बेच देना तब भी 10,000 रुपए जमा नहीं होंगे और तुझे 10,000 की साड़ी चाहिए? माँ सही कह रही है, ये इतनी महंगी चीजें ये हम गरीबों की बस की बात नहीं है। आप लोग क्या मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? बस 10,000 की साड़ी तो है वो। अगर खुशी 10,000 रुपयों में आग लगाने से मिलेगी तो बहू दुखी ही रह। पूनम की सास और पति दोनों ही पूनम की मदद करने से मना कर देते हैं। ये देखकर पूनम को और भी ज्यादा ठेस पहुंचती है। जिसके बाद अगली सुबह पूनम जल्दी से घर का सारा काम करती है और फिर अचार पापड़ बनाने लग जाती है। उमा की जब आँख खुलती है और वो अपनी बहू का अचार पापड़ बनाते हुए देखती है तो उमा अपनी बहू से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? माँ जी अब आप लोग तो मुझे वो 10,000 वाली साड़ी दिलाने से रहे, तो मुझे खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए मैं अचार पापड़ बनाकर लोगों में बेचा करूँगी। पूनम अचार पापड़ का ही नहीं बल्कि लोगों के कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। 1 महीने बाद पूनम के पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं और पूनम उन पैसों को गुल्लक में डालती है। ये देखकर दीपक कहता है, अपने लिए एक साड़ी लेनी है और तुम इतनी मेहनत कर रही हो, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ बहू, तू अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए पति का खून जलाने के बजाय खुद मेहनत कर रही है। सच में ये देखकर काफी खुशी हुई हमें। पूनम को मेहनत करते हुए देखकर उमा और दीपक दोनों को ही काफी अच्छा लगता है, इसलिए अब वो दोनों भी पूनम की छोटे से बड़े काम में बहुत मदद करते हैं। कुछ महीनों में पूनम के पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं और उसी शाम जब दीपक काम से घर लौट रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पैर टूट जाता है। लोगों की मदद से जब दीपक घर आता है तो पूनम और उमा दोनों दीपक को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और पूनम बोलती है, ये आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? वो बस किसी ने पी रखी थी और उसी के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अभी मुझे अपनी चोट से ज्यादा घर की टेंशन है। घर की टेंशन? लेकिन घर तो ठीक ही है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? घर तो ठीक है लेकिन मेरी एक टांग टूट चुकी है और अब मैं काम पे कैसे जाऊंगा? काम पे नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज से पहले मैं इतना लाचार कभी नहीं हुआ था। बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू जितना परेशान रहेगा तेरी तबीयत उतनी ही खराब होगी। माँ परेशान ना रहूं तो क्या करूं? मेरा पाँव टूट चुका है, घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है।
और मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो काम कौन करेगा, घर कैसे चलेगा? आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। मैंने भी तो सिलाई की है, अचार पापड़ बनाए हैं, मुझे उससे कुछ पैसे मिलते थे और उससे हम घर का खर्चा चलाएंगे और आपकी दवाई भी लाएंगे। लेकिन वो पैसे, वो तो तुम अपनी साड़ी के लिए जमा कर रही थी ना। मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हो, अब से आप जो भी पैसे लाओगे वो माँ जी मुझे मत देना। हम कैसे हाथ लगा सकते हैं उन पैसों को? ऐसी बात नहीं है पूनम। हाँ तो अगर ऐसी बात नहीं है तो आप चुप हो जाइए और उन पैसों को अब घर के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। पूनम अपने जमा किए हुए पैसे घर के खर्च में लगा देती है। कुछ दिनों बाद दीपक का पैर ठीक हो जाता है और वो वापस से काम पर जाने लग जाता है। अब फिर पूनम अपनी साड़ी के लिए पैसे जमा करने लग जाती है। अब पूनम अपने जन्मदिन से एक दिन पहले सारे पैसे गिनती है और रोने लग जाती है। तो वहाँ उमा और दीपक दोनों आते हैं। तो दीपक कहता है, क्या हुआ पूनम, तुम रो क्यों रही हो? मेरा कल जन्मदिन है और ये बस 9,000 हुए हैं, 1,000 कम है। इसका मतलब मैं अपने जन्मदिन पर वो महंगी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। बहू तू रो मत, अब जो किस्मत में लिखा होता है वो बदल थोड़ी सकते हैं। पूनम को बहुत रोना आता है और वो रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब पूनम उठती है तो बिना गुल्लक पर ध्यान दिए सारा काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद पूनम का ध्यान उस जगह जाता है जहाँ गुल्लक रखा होता है, तो वहाँ गुल्लक नहीं होता। माँ जी, दीपक जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया, मेरा गुल्लक ही नहीं है यहाँ पर। पूनम के रोने की आवाज सुनकर उमा और दीपक दोनों वहाँ आते हैं। क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया। पूनम तुम चिंता मत करो, अरे यहीं कहीं होगा तुम्हारा गुल्लक। कहीं भी नहीं है। एक काम कर बहू, तू जा नहा ले, आज तेरा जन्मदिन है, ऐसे रो मत, हम तब तक तेरा गुल्लक ढूंढते हैं। उमा और दीपक दोनों पूनम को शांत करवाते हैं और पूनम नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद पूनम नहा के आती है तो दीपक और उमा दोनों पूनम को एक गिफ्ट देते हैं। पूनम उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें साड़ी होती है। तभी उमा बोलती है, बहू तुझे यही साड़ी चाहिए थी ना, तू इसी साड़ी के लिए इतनी मेहनत कर रही थी ना। हाँ माँ जी, ये वही साड़ी है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन आप लोग कैसे लाए और आपको कैसे पता चला कि मुझे यही वाली महंगी साड़ी चाहिए थी? उस दिन हम बाजार गए थे ना, तो तुमने ही तो दिखाई थी मुझे वो साड़ी। और रही बात इस साड़ी को घर लाने की, तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें ही जाता है, हमने तो बस कुछ पैसे मिलाए हैं। हाँ, और ये साड़ी तेरे ही पैसे की है। तुझे पता था कि हम ऐसी साड़ी तुझे नहीं दिला सकते कभी, लेकिन तू हिम्मत करती रही और हार नहीं मानी। जिस महंगी साड़ी के लिए पूनम इतनी मेहनत कर रही होती है, आखिरकार वो साड़ी पूनम को मिल ही जाती है, जिसे पहनकर अब पूनम मोहल्ले में हर किसी को दिखाती भी है।